हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत टाइम के बाद फिर से जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने बात करी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उन्हें हमने जो है वेक्टर के रूप में देखा। ये भी जाना कि ये जो वेक्टर्स होते हैं वो कुछ लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जो डिपेंडेंट होते हैं वो किन्हीं बाकी वेक्टर से जो है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट किया जा सकता है, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको जो है एक दूसरे से जनरेट नहीं किया जा सकता। ये भी देखा हमने कि जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस है तो वहाँ पे जो है 3 वेक्टर लगेंगे पूरे डायमेंशन को स्पैन करने के लिए, या फिर पूरे स्पेस को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म है जिसे हम कहते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो रैंक है ये किसी जैसे हमने 3D स्पेस ले लिया, 4D स्पेस ले लिया, 2D स्पेस ले लिया, तो इन स्पेस की जो डायमेंशन है उस डायमेंशन से रिलेटेड है रैंक। ओके, सो रैंक बेसिकली मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली तो उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स या फिर इंडिपेंडेंट रो हैं। या फिर आप ये कह लो कि अगर मान लीजिए मैंने 3D स्पेस ले लिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस ले लिया, तो आपको पता है कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये 3 जो वेक्टर हैं ये पूरे 3 डायमेंशन को क्या करते हैं, स्पैन करते हैं। और केवल इन 3 वेक्टर की मदद से हम पूरा का पूरा जो है पूरे के पूरे 3D स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपस में कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसी का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कह लो या फिर कॉलम कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 3 है। तो जो ये रैंक है ये एक्चुअली रिलेट करती है डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। ओके, तो उससे रिलेटेड है ये रैंक। अब वहीं पर अगर एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मान लो ये है 1 0 0 और दूसरा है 0 1 0 और फिर 1 1 0, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये जो है ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक होगा 2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 इंडिपेंडेंट कॉलम हैं या फिर 2 इंडिपेंडेंट रो हैं। तो 2 तरह के रैंक होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कॉलम रैंक, यानी कि इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं, और दूसरा होता है हमारा रो रैंक, यानी कि इंडिपेंडेंट रो कितने हैं। या फिर ये कह सकते हो आप कि जो कॉलम रैंक है वो ये बताएगा कि जो कॉलम से बना हुआ वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन कितना है, और जो रो से बना हुआ वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन कितना है, इट इज़ रो रैंक, ठीक है। तो फिलहाल जो है मोटे मोटे तौर पे हम ये कहेंगे कि रैंक का मतलब क्या है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे या फिर कितने इंडिपेंडेंट रो होंगे। और ज़्यादातर नहीं, जो ये कॉलम रैंक है और रो रैंक है ये हमेशा इक्वल होता है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि भैया ऐसा अगर दोनों सेम है तो इनको कॉलम रैंक रो रैंक ऐसा क्यों दिया है। क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं या तो हम इंडिपेंडेंट रोज ढूंढते हैं या तो हम इंडिपेंडेंट कॉलम्स ढूंढते हैं, ठीक है। कई बार आप देख लोगे कि जैसे कि इस केस में यहाँ पे बड़े आसानी से आप जो है कॉलम रैंक ढूंढ सकते हो कि इसका कॉलम रैंक 2 है तो यही उसका रैंक है, ठीक है। सो कॉलम रैंक और रो रैंक दोनों बराबर होते हैं, यही जो है रैंक कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसकी कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या, हम किसी नंबर r को जो है रैंक कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स A का इफ़ अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली बात कि देर इज एटलीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर R हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आप सब लोग माइनर तो जानते ही हैं, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया 1 0 0 और 0 1 0 और 1 1 1। तो हमने ये तो कह दिया कि इसकी रैंक 2 है, लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या बोल रहा है कि देर इज एटलीस्ट 1 सब मैट्रिक्स, यानी कि
इसका जैसे माइनर है, इसका एक माइनर ले लिया मैंने, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये 3/3 की है, इसका 2/2 का मैंने एक माइनर ले लिया, 1 0 0 1, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक ऐसा माइनर हो जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अब वो भी कितने ऑर्डर का, वो 2/2 ऑर्डर का ही, ठीक है। तो देखो देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन ये 2/3 ऑर्डर की है, तो लेना कौन सा है हमने जो है एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेनी है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। कितने ऑर्डर का होना चाहिए, वो 2, जितने की क्या है, रैंक है, ठीक है। सो देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि इस केस में हो चुका है। फिर ये कह रहा है कि एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r+1 और हाइयर शुड हैव 0 डिटर्मिनेंट। अब देखो इसका रैंक कितना है, इसका रैंक 2 है। 2 इसीलिए क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक जो है 2/2 की सब मैट्रिक्स मिल रही है इस पूरी मैट्रिक्स की जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अब R हमारा 2 है तो इसके जो हाइयर ऑर्डर की सब मैट्रिक्स होने वाली है, यानी कि इसका हाइयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/3 की ये पूरी ही मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। तो अगर ये पूरी मैट्रिक्स 3/3 की लेते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर R को हम ए की R को जो है ए का रैंक होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये कि एक ऐसी मैट्रिक्स मिले, एक ऐसी ऐसा माइनर मिले जो कि R/R का हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, और R से बड़े जितने भी ऑर्डर के हम अगर इसमें से सब मैट्रिक्स लेते हैं तो उनका जो है डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आना चाहिए। तो ये है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब जो है कुछ ऐसी या तो प्रॉपर्टी कह लो या तो कैरेक्टरिस्टिक कह लो रैंक की जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात कि रैंक का मतलब क्या है, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आएगी तो हम उसको जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिसे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या कि जैसे मान लो ये है 1 2 3, यहाँ पे होंगे 0 0 0, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए आप, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जहाँ पे ये जो लोअर वाले टर्म्स हैं ये कैसे हैं, ये 0 हैं, ऊपर वाले कैसे हैं, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को जो है इस फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें कोई नॉन ज़ीरो रो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जैसे कि मान लो कि अगर यही कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे 0 0 0 ये आ जाता है, तो ये तो है तुम्हारी कितनी 4/3 की मैट्रिक्स। तो इसका जो रैंक होगा वो रैंक कितना होगा, इसका रैंक 3 होगा क्योंकि एक रो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो ये कहना चाहता है कि रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमने पहले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, फिर इसमें से नॉन जीरो जैसे कि 1 2 3 ये नॉन जीरो रो हैं, तो ये ही इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी 2 रो को या तो एक्सचेंज करें, ठीक है, इस रो को ऊपर ले जाती हूँ, इसको नीचे ले आती हूँ, या फिर एक तो मैंने कहा कि एक्सचेंज करना रो को या फिर कॉलम को, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, रो और कॉलम, ठीक है, रो या फिर कॉलम, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, या तो मैं किसी भी रो को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, रो को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना किसी स्केलर से यानी कि किसी नंबर से, ठीक है। और तीसरा ये कि किन्हीं 2 रो को हम ऐड करें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें। जैसे कि मान लो जी ये R2 है, इस पर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ कि R2 + K × R1, ठीक है।
तो ये जो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन हैं ये बेसिकली आपके किस में आते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो सिमिलरली कॉलम के लिए भी। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स पे ये सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो इससे जो है उसके रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से हमें और आसानी हो जाएगी रैंक ढूंढने के लिए, ठीक, क्योंकि हमारे पास जब कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा वो बहुत खाली नंबर्स होंगे, उसमें हमें समझ नहीं आएगा, तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और उसको जो है एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डालेंगे जिससे हमें उसका रैंक पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात ये कहता है कि चाहे आप ए का रैंक ले लो या फिर उसका ट्रांसपोज का रैंक ले लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में अगर कन्वर्ट करते हो तो उससे भी उसके रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सो अगर ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे अगर मैट्रिक्स लेते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका जो रैंक होगा वो हमेशा वो इंडिविजुअल जो मैट्रिक्स हैं उनसे लेस या फिर उसके बराबर हो सकता है। सो रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। और ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसका ज़ीरो रैंक होता है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें जैसे कि ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है तो इसमें एक भी नॉन ज़ीरो रो या फिर एक भी नॉन ज़ीरो कॉलम नहीं है, तो इसका जो रैंक है वो कितना है, ज़ीरो है। अब बात करते हैं कि कैसे हम रैंक को ढूंढेंगे। अब बात करते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये इक्लोन फॉर्म हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें रैंक निकालनी है, ठीक है। सो पहले ये देख लेते हैं कि होती क्या है। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये कुछ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 1 1 1 भी दिख रहा है, ठीक है। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे फिर 4 0 हो जा रहा है, ठीक है। बस इसी चीज़ को आप शब्दों में लिखना है। क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स ए, ये जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसे हम जो है इक्लोन फॉर्म में कब कहेंगे। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, एवरी रो ऑफ ए विच हैज़ इट्स एंट्री 0 अकर्स बिलो एवरी रो विथ नॉन ज़ीरो एंट्री। ऐसा रो जिसकी एंट्री कैसी है, 0 है, जैसे कि ये वाली रो पकड़ लो आप, ठीक है। इसकी एंट्री किससे हो रही है, 0 हो रही है। अकर्स बिलो एवरी रो विथ नॉन ज़ीरो एंट्री, ये किसके नीचे अकर करेगा, उसके नीचे जिस रो की एंट्री कैसी है, नॉन ज़ीरो। जैसे कि ये रो शुरू कहाँ से हो रहा है, ये रो शुरू हो रहा है 1 से, ये हो रहा है 0 से 0 से 0 से, ठीक है। तो जो ज़ीरो से शुरू होने वाले रो हैं वो किन के नीचे होंगे, जो नॉन ज़ीरो से शुरू होने वाली रो है, ठीक है। दूसरी बात, द नंबर ऑफ ज़ीरो preceding the first non-zero element in a row is less than that the number of zeros in the succeeding row। यानी कि जो पहली वाली रो है उसके अंदर नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ होंगे वो कम होंगे, किसके मुताबिक, जो उसके नीचे वाली रो है। तो देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 4 0 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रो एक्सचेंज कर लेती हूँ, इसको ऊपर ले लेती हूँ, इसको नीचे ले लेती हूँ, तो दूसरी रो में आ जाएंगे 2 एलिमेंट, 2 0 फिर 1 3, और दूसरे में आ जाएंगे 0 1 7 0, ठीक है। तो वो इक्लोइन फॉर्म में नहीं होगी। तो इसमें सिस्टमैटिकली हमने रोज़ को अरेंज करना है इस तरह से कि पहले 1 0 हो, फिर 2 0 हो, फिर 3 0 हो, मतलब पहला जो है पहले वाली रो में जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं उनमें कम ज़ीरोज़ होंगे, फिर नीचे नीचे बढ़ते हुए ज़ीरो की तरह इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तीसरा जो बात है वो ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज़ यूनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो सकता था 2 होता, यहाँ पे 3 होता, 4 होता, ठीक है, लेकिन हम जो है इसको डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, तो हमने इनको 1 में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो जो भी हमारी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन है एवरी रो में, जो स्टार्टिंग के वो कैसे होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्योंकि इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है तो इससे ये हो जाता है कि जो ये बाकी के जो, जैसे कि इस केस में ये 3 रो हैं, ये पक्का कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वाला था वो 0 बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला रो है ये एक्चुअली डिपेंडेंट रो है,
और इसकी वजह से इसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो कितने हैं, 1 2 3 है। तो इसका जो रैंक हो गया, रैंक ऑफ ए वो कितना है, 3 है, जबकि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ये आपकी 4 बाय 4 की क्या है, मैट्रिक्स है। तो जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स आएगा उसको हम जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम उसको जो है, एक और चीज़ होती है, तो इक्लोइन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गई, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब जो है यहीं से हम जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको कुछ इस तरह से, जैसे मान लो कोई 3 बाई 3 के मैट्रिक्स थी और हमने उसको जो है उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते उसको कुछ ऐसा चेंज कर दिया, मान लो कुछ ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये भी तो क्या कहते हैं, इक्लॉइन फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो हमने जो ले रखी है इसका जो रैंक है वो कितना है, 2 है। इस मैट्रिक्स का रैंक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रैंक ऑफ ए हियर इट इज़ 2, बिकॉज 2 नॉन ज़ीरो कॉलम है, या फिर ये कह लो कि 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। लेकिन इसमें जो 2 बाई 2 की ये जो क्या कहते हैं इसको, माइनर है ये, या फिर सब मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी है। यानी कि नॉर्मल फॉर्म में हम जो है किसी भी मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है आई आर, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर आर बाय आर, ठीक है। और वो आर उसका रैंक होता है। अब बाकी जितने भी होते हैं वो सारे 0 0 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, वो भी यहीं से कन्वर्ट होके चला जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी सब मैट्रिक्स बनती है उसका जो ऑर्डर होता है वही उस रैंक का, उस मैट्रिक्स का रैंक होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ये कुछ फॉर्म है इक्लॉइन या फिर नॉर्मल फॉर्म, जिसकी मदद से हम जो है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम समझेंगे थ्रू एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल की बारी। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, और हमने जो है इसको इक्लॉन फॉर्म में, और फिर जो है हम नॉर्मल फॉर्म में भी इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ से जो है हमें इसका क्या कहते हैं, रैंक पता चल जाएगा। तो हाँ, तो सबसे पहला मेरा जो क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि मैं यहाँ पर 1 बनाऊँ, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है कॉलम भी लगा सकते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ खास ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने इन्वर्स ढूंढना, तो वहाँ पे आप दोनों मिक्स नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी, मैं चाहती हूँ कि ये जो 1 है ये आगे आ जाए, यानी कि मैं कॉलम को क्या करूँगी, एक्सचेंज करूँगी, यानी कि C2 और C1 को मैंने कर दिया एक्सचेंज। अब मेरा काम आसान हो गया। सो 1 2 3 4, फिर 6 4 10 16 और 3 6 9 12 8 -1 7 15। तो जब जब आपके पास ऐसा आए, ठीक है, और अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो सबसे पहले आपने जो है इनको 0 कर देना है। 1 के नीचे तमाम जितने भी नंबर्स हैं इनको 0 कर देना है, ठीक है। 2 3 4 को 0 कर देना है, तब जाके बाकियों के बारे में सोचना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं 0 करते हो, मान लो कोई दूसरा यहाँ पे 0 हो रहा है, तो फिर बाद में हो सकता है जब आप कोई दूसरा ऑपरेशन लगाओ तो यहाँ पे फिर से जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ जाए, तो वो दिक्कत करते हैं। तो 2 3 4 को हम पहले 0 कर देंगे। वो कैसे करेंगे कि देखो, जो R2 है इस पे लगाऊंगी मैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो R2 मतलब क्या है कि मैं R2 में से 2R1 को माइनस कर दूंगी, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, ठीक है। उसी तरह से जो R3 है इसमें भी क्या करूंगी मैं, R3 माइनस 3R1, ठीक है। और सेम चीज़ R4 पे भी लगाएंगे कि R4 माइनस 4R1, ठीक है। तो R1 तो सेम रहने वाला है, तो इसको ऐसे ही लिखो। तो 1 6 3 8, सबसे पहले हम R2 पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो R2 में से हमने 2R1 को माइनस कर देना, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2, चलो लिख ही लेते कहीं पे, है ना, फिर मिटा देंगे। 2 12 6 8। अब इसमें से ये माइनस कर देना, तो 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। 4 में से 12 गए तो -8, फिर
6 में से 6 गया तो 0, और -1 में से 8 गया तो ये क्या किया मैंने इसको, ये 16 होना था, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 12 6 16, ठीक है। -1 -16 कितना हुआ, -17, ठीक है। उसी तरह से हम R3 पर भी करेंगे। तो R3 के केस में ये जो रो 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 3, फिर 6 3 18, 3 3 9, 8 3 24, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो, 3 - 3 इज़ 0, 10 - 18 इज़ -8, 9 - 9 इज़ 0, 7 - 24 इज़ -17, ठीक है। 2 रो आपको सेम दिख गई। अब 4 के साथ करेंगे तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले रो को तो कितना आएगा, 4 24 12 32, ठीक है। 4 में से 4 गया 0, 16 में से 24 गए -8, 12 में से 12 गया 0, 15 - 32, आई थिंक सो इट शुड बी -17, ठीक है। अब यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 रो कैसे आ गई है, सेम आ गई है। तो मैं इन 2 रो को, या फिर ये कह सकते हैं कि हम R2 में से R3 और R4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, R3 पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो R3 को क्या किया हमने, R3 में से R2 माइनस कर दिया, कुछ भी बोल लो आंसर 0 ही आने वाला है। और R4 पे भी लगा दिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो R4 में भी सेम है कि R4 में से R2 को माइनस कर दिया। तो R3 में से R2 गया तो ये 0 हो जाएगा, R4 में से ये गया तो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 6 3 8 0 -8 0 -17, और ये हो जाएंगे बाकी के 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ से साफ साफ आपको नज़र आ गया कि यहाँ पे, यहीं से आपको बस यहीं पे आंसर पता चल जाता है कि इसका जो रैंक है वो कितना है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है वो पूछे कि इसको जो है प्रॉपरली इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर आप इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपने इसको क्या कर देना है, -1/8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, जब -1/8 करोगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। इसकी फिक्र नहीं करनी, 17/8 हो जाएगा ये। तो ये जो है फिर इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको और रिड्यूस करना चाहती हूँ। अब देखो ये वाला तो 0 हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि ये वाला भी 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंट्री 1 है तो इस 1 की मदद से हम यहाँ नीचे के और इसके इस साइड के, यानी कि रो के जो भी मेंबर्स हैं इनको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हमने लगाया था रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लगाऊंगी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो C2 पे क्या लगाऊंगी, C2 में C2 - 6 C1 कर दूंगी, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। उसी तरह से C3 के साथ भी C3 माइनस ये क्या है 3C1, और C4 है ये, तो C4 - 8C1। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पे 0 बनाने का, ठीक है, कि पहले आप यहाँ पे 1 ले लो फिर 0 0 बना दो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाकियों पे। तो ये क्या बन जाएगा, अब कॉलम, पहला कॉलम कैसा है, सेम, तो 1 0 0 0। C2 पे फर्क पड़ेगा, तो C1 को मल्टीप्लाई करो 6 से, फिर इसमें से माइनस कर दो। तो 6 में से 6 गया 0, -8 में से 0 गया तो -8 ही, मतलब बाकी की टर्म्स कैसे रहने वाली है, सेम, क्योंकि यहाँ पे तो सारे 0 ही है। उसी तरह से ये बन जाएगा 0 और बाकी सेम। उसी तरह से ये हो जाएगा 0 और बाकी -17, और ये भी क्या रह गया, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये दूसरे रो में कितना, -8 और 17, -17। अब इसको मैंने और रिड्यूस करना है, तो क्या ये और रिड्यूस हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, इसको -1/8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब मैं क्या करूँगी कि R2 पर एक, R2 पे नहीं C2 पे लगाऊंगा मैं, फिर इसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। C2 पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ मैं, -1/8 C2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
और 0 माइनस 17 0 0। अब आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि इस कॉलम से मैं ये कॉलम बना सकती हूँ -17 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये वाला जो कॉलम है ये इस पर डिपेंडेंट है, तो इसको हम वैनिश भी कर सकते हैं। इस पर और एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम कि मैं क्या करूँगी, C2 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि मैं चेंज ला रही हूँ C4 में। तो C4 क्या कि C4 + 17 इंटू C2 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, बाकी तो 0 0 ही है। तो ये बनेगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0, अब बाकी 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म में जो सब मैट्रिक्स है वो यहाँ पे IR कितना बन रहा है, I2 बन रहा है, यानी कि इसका रैंक कितना है, इसका रैंक 2 है। तो अगर आप केवल रैंक जानना चाहते हैं तो यहाँ तक इनफ है, आपको बस ये देखना है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितने हैं। और अगर आपको जो है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इक्लोन फॉर्म, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी मैट्रिक्स को उसका रैंक निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप ट्राई करें कि यहाँ पे 1 बन जाए, ठीक है। फिर हम ये ट्राई करेंगे कि उसके नीचे की एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो हमें अलग अलग और चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना, और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।